ठीक है क्लास, लास्ट क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल कम्युनिटी के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था, तो डोमिनेंस का आप लोग डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ द एबिलिटी टू affect other members of the community. It is the ability to affect other members of the community by their abundance, height, cover, biomass, etc. नेक्स्ट डेफिनेशन है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज, KEYSTONE, कीस्टोन स्पीशीज। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जो कि क्रिटिकल कंडीशंस में या जो एडवर्स कंडीशंस होते हैं, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने में अगर हेल्प करते हैं, तो ऐसी जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसको हम लोग कीस्टोन स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ऐसे प्लांट का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन में भी या बहुत हार्डी कंडीशंस में भी फल देता हो। ठीक है, तो कोई ऐसा प्लांट है मान लो कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सूखा भी पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, कोई से भी कैसे भी क्रिटिकल कंडीशन हो, ऐसे कंडीशन में भी अगर फल प्रोड्यूस कर रहा है तो उस फल को खा करके उस एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट का जो स्पीशीज़ होगा उसको हम लोग कीस्टोन स्पीशीज़ बोलेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। The species that have large influence in maintaining structure and function of the community, full stop। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इकोसिस्टम पे। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो है एक सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रेगुलेटेड इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके अंदर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में इंटरैक्शन प्रोड्यूस होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा। ठीक है, और इन सब इंटरैक्शन से या इन सब एक्सचेंज ऑफ मैटर से क्या होता है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये अपने आप को खुद से रेगुलेट कर लेता है, खुद से मेंटेन कर लेता है। मतलब बाहर से उसको एक्सटर्नल इनपुट या एक्सटर्नल आउटपुट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप को वो इजीली मेंटेन और मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, उसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं लैंडस्केप पे। ठीक है, लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप एक ऐसा एरिया है या ऐसा सिस्टम है, ठीक है, कि जिसमें पर्टिकुलर बाउंड्री बनी होती है। ठीक है, और उस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई मतलब एरिया है, ठीक है, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को हम लोग एक लैंडस्केप मान लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को अगर अपन लैंडस्केप मान रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री है उसको हम लोग लैंडस्केप का बाउंड्री मान लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं वो
दूसरे स्टेट के इकोसिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होंगे, ठीक है। हो सकता है कि कई बार बाउंड्री जो है वो डिमिनिश हो सकती है या दूसरे लैंडस्केप के साथ मिल सकती है, लेकिन हम लोग उसको एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री मान के चलते हैं और उस लैंडस्केप की बाउंड्री के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल इकोसिस्टम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो वो हाइपोथेटिकल बाउंड्री के अंदर हम लोग मानते हैं कि एक लैंडस्केप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोम पे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम भी कि बायोम के अंदर बहुत सारे लैंडस्केप्स जो हैं वो अपने आप को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो बायोम जो है वो लैंडस्केप से ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। तो बायोम का अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो बायोम जो है वो रीजनल इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक कैटेगरी है विच इज़ डिलिमिटेड बाय अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन है। अब क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं, किसी को पता है, कोई अंदाज़ा? अच्छा, क्लाइमेट क्या होता है? जो चेंज होता है, मतलब परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दो टर्म्स हैं, एक है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? मैम, वेदर चेंजेस फ्रॉम हार्ड मतलब हावर्स टू आवर्स एंड क्लाइमेट रिमेन्स फॉर मंथ। क्योंकि ठंडी का मौसम और वेदर चेंज होते रहते हैं, जैसे कि पानी गिर जाएगा तो वेदर चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। वेदर जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑपरेट करता है, ठीक है। और वेदर जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, रेन, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ठीक है, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है अगर इनके अंदर बेसिकली चेंज आता है, ठीक है, तो इनके अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होगा उसके वजह से वेदर जो है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वेदर को चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट जो है, ठीक है, वो किसी एरिया का एवरेज वेदर कंडीशंस होता है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब कि 100 साल के ड्यूरेशन में, ठीक है, किसी एरिया का वेदर कैसा है, ठीक है, उसका एवरेज अगर हम लोग निकालें तो वो एवरेज क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग अपने स्टेट का क्लाइमेट जो है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए जाएं, ठीक है, तो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहने का मतलब क्या है? बारिश भी बहुत अच्छी होती है, ठंड भी बहुत अच्छी पड़ती है हमारे यहाँ, और गर्मी भी तगड़ी पड़ती है, ठीक है। मतलब जितने भी सीजन्स हैं, ठीक है, सारे के सारे सीजन्स जो हैं वो अपने एवरेज मीन को लेकर के चलते हैं। मतलब अपना एवरेज जो इफेक्ट है उसको एग्जर्ट करते हैं हमारे स्टेट के ऊपर। तो ऐसे वेदर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे क्लाइमेट को हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। वैसे ही क्या होता है कि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं या अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं। जैसे कि राजस्थान का क्लाइमेट जो है, ठीक है, वो डेजर्ट का क्लाइमेट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नॉर्थ के साइड पे जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे का क्लाइमेट अलग है, साउथ में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो इस तरीके से कोई भी कंट्री है या पूरा जो वर्ल्ड है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारा इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है। वैसे अगर हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो आर्कटिक क्लाइमेटिक जोन में, या जिसको हम लोग एल्पाइन क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं, उसमें पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। तो इस तरीके से क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। और बायोम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो कोई एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में जो कोई भी इकोलॉजिकल सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है उसको हम लोग बायोम कहते हैं, ठीक है। और ये जो बायोम है ये क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। मतलब अगर क्लाइमेटिक जोन चेंज हुआ तो उस क्लाइमेटिक जोन के अंदर ऑपरेट करने वाला जो बायोम है वो भी चेंज होगा उस क्लाइमेट के हिसाब से। समझ आया?
ठीक है। इसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर क्या है? अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, जितने भी बायोम्स ऑपरेट कर रहे हैं, जैसा भी इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहा है, उन सभी का जो कलेक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब वेदर और क्लाइमेट के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वेदर मैंने क्या बोला कि वेदर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी एरिया का जो एवरेज या मीन वेदर होता है 100 साल के ड्यूरेशन में या 50 साल के ड्यूरेशन में, जो भी किसी एरिया का एवरेज वेदर रहा हो, उसको हम लोग क्लाइमेट मानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेटिक जोन्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किसी भी एरिया का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं ये जनरली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन, सेकेंड सब ट्रॉपिकल, थर्ड टेम्परेट, एंड फोर्थ आर्कटिक और एनआर्कटिक। ठीक है, इस तरीके से 4 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक या फिर एनआर्कटिक। ठीक है, इन सभी के फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें,
बन गया। देखो ये जो 4 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है, ये जो चारों क्लाइमेटिक जोन्स हैं इनको हम लोग क्लासीफाई किस बेसिस पे करते हैं या हम लोग इनको कैटेगरीज में किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे करते हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये भी ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, मतलब ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो अपने एक्सिस में एक टिल्टेड एंगल पे क्या करता है, रोटेट और रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो अर्थ का जो टिल्ट है वो 23.50 डिग्रीज का टिल्ट होता है। ठीक है, अब 23.50 डिग्रीज का जो टिल्ट होता है उसके वजह से क्या होता है कि सन की जो डायरेक्ट लाइट है, ठीक है, वो इक्वेटर पर हर समय वर्टिकली पड़ती है। ठीक है, सनलाइट इक्वेटर पर ही हर समय वर्टिकली पड़ती है। ठीक है, और बाकी इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे, ठीक है, जब लैटिट्यूड्स कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो टिल्ट के वजह से क्या होता है कि इक्वेटर पर ही डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे जो है पूरे समय के लिए वर्टिकल सनलाइट नहीं पड़ती, सिर्फ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्टिकल सनलाइट पड़ती है। ठीक है, तो सिर्फ कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे वर्टिकल सनलाइट पड़ने की वजह से इक्वेटर पे जो वेदर कंडीशंस होते हैं और जो बाकी एरियाज़ में वेदर कंडीशंस होते हैं उसमें डिफरेंस आता है। ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही सनलाइट इक्वेटर पर वर्टिकली पड़ती है, स्ट्रेट पड़ती है और हर समय पड़ते ही रहती है, तो उस वजह से क्या होता है कि इक्वेटर पे हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा बना रहता है। ठीक है, अब टेम्परेचर ज़्यादा बना रहेगा, ठीक है, तो एयर का प्रेशर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, एयर का प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा बादल बनेंगे, ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, या फिर अगर हम लोग ये कहें कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से विंड के जो करंट्स हैं वो भी ज़्यादा बहेंगे। क्यों? क्योंकि जब सूरज की गर्मी, ठीक है, विंड के ऊपर पड़ती है, हवा पर पड़ती है, तो रेडिएशन के पड़ने से हवा गर्म हो जाती है। ठीक है, हवा गर्म होने से हल्की हो जाएगी, हल्की होने से हवा जो है, गर्म हवा जो है वो समुद्र के तरफ जाती है, सी के तरफ जाती है, और उस गर्म हवा को रिप्लेस करने के लिए सी से जो ठंडी हवा है वो कहाँ पर आती है, इक्वेटर की तरफ आती है। तो उस वजह से हमेशा विंड का जो करंट है, विंड का जो फ्लो है वहाँ पे बना रहता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि इक्वेटर पे जो मौसम होता है वो हमेशा गर्म बना रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे हम लोग जाए तो वहाँ पे सीजनैलिटी जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सनलाइट हमेशा वर्टिकल नहीं पड़ती है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए जो है सनलाइट वर्टिकल पड़ती है। ठीक है, इस वजह से सीजनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। अब ये सीजनैलिटी के बारे में हम लोग बात करें तो 4 सीजन्स या 4 क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक और एनार्कटिक। ठीक है, इन सभी के फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर ट्रॉपिकल के बारे में बात करें तो इसका लैटिट्यूड 10 डिग्री लैटिट्यूड से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है। मीन टेम्परेचर 24 डिग्री सी से ज़्यादा बना रहता है हमेशा। विंटर यहाँ पे नील होता है, यानी कि बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती। उसके बाद वेजिटेशन कैसा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रेजेंट रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग कहाँ पे बता सकते हैं, अफ्रीका और ब्राज़ील। ठीक है, अफ्रीका और ब्राज़ील का अगर हम लोग एग्जांपल लें, ठीक है, तो ब्राज़ील में भी कभी भी इतनी ठंड नहीं पड़ती है। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के बीच से इक्वेटर क्रॉस होता है, पास होता है। अफ्रीका में भी कभी आप लोग नहीं सुने होंगे कि बर्फ़ पड़ रही है या कुछ हो रहा है। ऑफ कोर्स वहाँ पे बारिश होगी, बारिश बहुत होगी, इक्वेटर पे बारिश बहुत होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बारिश भी बिंदास होती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ठंड का नामो निशान नहीं रहेगा। हर समय एवरेज टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सी से ज़्यादा बना रहता है। ठीक है, और वहाँ पे विंटर सीजन बिल्कुल नहीं पड़ता है। एंड वेजिटेशन कैसा रहेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहेंगे। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि जो हम लोग सदाबहार बोलते हैं ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो हमेशा आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्लाइमेटिक जोन पे आते हैं हम लोग, सब ट्रॉपिकल पे। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन का लैटिट्यूड जो है 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में बना रहता है। मीन टेम्परेचर जो है 17 डिग्री से 24 डिग्री सी पे बना रहता है।
विंटर्स जो है प्लेजेंट होते हैं एंड वेजिटेशन कैसा होता है, सब ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। ठंड जो है हमारे यहाँ कम पड़ती है, जैसे मैंने बोला कुछ एरिया जो है, ठीक है, वो सब ट्रॉपिकल में आता है और कुछ जो है ट्रॉपिकल में आता है। जैसे कि आपको पता है इंडिया में इक्वेटर कहाँ से पास होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? उज्जैन। उज्जैन का नाम सुना होगा, है ना। उज्जैन जो है, उज्जैन से जो है इक्वेटर पास होता है हमारे यहाँ। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है या वहाँ का जो वेदर है, ठीक है, वो एवरेज बना रहता है। किसके बीच में? सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल के बीच में एवरेज बना रहता है। तो वहाँ पे ठंड भी अच्छी पड़ती है, प्लेजेंट ठंड पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि ठंड अच्छी पड़ रही का मतलब बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पे एवरेज नॉर्मल ठंड पड़ती है जैसे हमारे यहाँ पड़ रही है, ठीक है। और हमारे यहाँ का विंटर जैसे कि प्लेजेंट रहता है। वेजिटेशन कैसा है? सब ट्रॉपिकल डेसिडियस। डेसिडियस का क्या मीनिंग होता है? एग्जैक्टली मतलब हमारे यहाँ पे हर साल पतझड़ का मौसम पड़ता है, ठीक है। पतझड़ के मौसम में अभी हमारे यहाँ देखो कितने सारे पेड़ों के पत्ते गिर गए होंगे, ठीक है। मेरे घर में कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़ है, उसके सारे पत्ते टूट के गिर चुके हैं, झड़ चुके हैं। तो क्योंकि वो एक डेसिडियस टाइप ऑफ प्लांट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप का वेजिटेशन मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं टेम्परेट पे। 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है। 7 से 17 डिग्री सी का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहता है, कोल्ड विथ स्नो, ठीक है, एंड मिक्स्ड कोनिफेरस। तो ये वाला जो क्लाइमेटिक जोन है, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन, ये हमारे यहाँ पहाड़ों पे चलता है, पहाड़ों पे ऑपरेट करता है, ठीक है। अब अगला है आर्कटिक या एनार्कटिक जोन। 60 डिग्री से 80 डिग्री लैटिट्यूड, 7 डिग्री सी से कम का टेम्परेचर चलता है, प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर स्नो, फिर आर्कटिक वेजिटेशन होता है, ठीक है। ये जो है ये आपको नॉर्थ और साउथ पोल पर ही ये सिस्टम जो है ऑपरेट करता हुआ मिलेगा, ठीक है। बर्फ़ ऐसे तो टेम्परेट जोन पे भी पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग आर्कटिक और एनार्कटिक जोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे साल के 12 महीने बर्फ़ होती है, ठीक है। हर समय बर्फ़ पड़ती रहती है। यहाँ का वेजिटेशन जो है बहुत ही कम वेजिटेशन होता है, ठीक है। और अगर एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में भी बात करें तो एनिमल डाइवर्सिटी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो अगर हम लोग अपने कंट्री के बारे में बात करें तो हमारे कंट्री में जो है मोस्टली अगर हम लोग देखें तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन जो है वो ज़्यादातर ऑपरेट करता है हमारे यहाँ, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ ऑपरेट करता है, और टेम्परेट जोन जो है ये कहाँ पर ऑपरेट करता है? ये हमारा ऑपरेट करता है नॉर्थ इंडिया की तरफ, मतलब पहाड़ों में हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये जो क्लाइमेटिक जोन है ये ऑपरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स्ड कोनिफेरस के बारे में हम लोगों ने बात किया कि मिक्स्ड कोनिफेरस वेजिटेशन रहता है। तो हम लोग जो कल बोल रहे थे ना कैसे कोनिकल शेप के ट्रीज होते हैं, वो सारे के सारे मिक्स्ड कोनिफेरस के अंदर आते हैं। प्लांट्स के लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग रहेगा सो दैट जो लीव्स हैं वो वाटरप्रूफ हो जाएंगे और उनको बर्फ़ से किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो मोस्टली क्यूटिकल जो है वो वैक्स का कोटिंग होता है, ठीक है। वैक्स का कोटिंग होने की वजह से वैक्स क्या करता है? लीव्स को पूरे के पूरे तरीके से वाटरप्रूफ बना देता है। तो अगर बर्फ़ ज़्यादा दिन तक पत्तों के ऊपर टिकी भी रहती है तो भी बर्फ़ से कोई नुकसान नहीं होता है पत्तों को, ठीक है। तो ये 4 क्लाइमेटिक जोन्स जो है ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेटिक जोन्स में टेम्परेचर में फ़र्क कैसे आता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही लैटिट्यूड में, ठीक है, 1 डिग्री का इंक्रीज़ आता है, ठीक है, लैटिट्यूड में 1 डिग्री का इंक्रीज़ आने से टेम्परेचर जो है 1 डिग्री डिक्रीज़ हो जाता है। लैटिट्यूड 1 डिग्री बढ़ेगा और टेम्परेचर 1 डिग्री कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नियरेस्ट टू इक्वेटर है यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहेगा, एंड दिस इज़ फारदेस्ट फ्रॉम इक्वेटर, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम होते जा रहा है। तो इक्वेटर के पास जो है टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा, और इक्वेटर से दूर चाहे दोनों ही डायरेक्शंस में क्यों ना जाए टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, ठीक है, एयर के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो एयर का टेम्परेचर जो है, ठीक है, अगर लैटिट्यूड जो है
वो 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, ठीक है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। 90 मीटर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, ठीक है। तो अगर हम लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं तो हर 90 मीटर पहाड़ पे अगर हम लोग जैसे चढ़े तो हर 90 मीटर के डिस्टेंस पे एयर का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री कम होते जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर कम होगा तो एयर का प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए पहाड़ों पे सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। समझ आया? बेटा अगर आप ग्लोब होगा ना, ग्लोब को अगर आप देखोगे ना तो ग्लोब पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ना पूरी मार्किंग्स बनी हुई रहती हैं, ठीक है। अब लैटिट्यूड कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, इक्वेटर के हॉरिजॉन्टली चलता है, और लॉन्गिट्यूड होता है ऐसा, है ना, और इक्वेटर के वर्टिकली वो चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब पूरा जो अर्थ है उसको हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि 90 मीटर एल्टीट्यूड पे एयर का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कम हो जाता है, या 1 डिग्री लैटिट्यूड इंक्रीज होता है तो 1 डिग्री जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। हम लोग ये सब के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ऑफकोर्स ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है कि सो दैट हम लोग लोकेट कर सके कि कौन सा रीजन या कौन सी कंट्री या कौन सा प्लेस कहाँ पर है करके, तो वो हमारी बनाई हुई चीज़ है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट एंड नीश। ठीक है, हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट और नीश, ठीक है। तीनों जो है एक दूसरे का पार्ट होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले हैबिटेट के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है जिसको कि हम लोग उसका सम टोटल ले रहे हैं विथ द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर। मतलब किसी भी लोकेलिटी के अंदर जितने भी बायोटिक फैक्टर्स और जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग कुल मिला के कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, ठीक है। तो हैबिटेट जो होता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है। तो इस तरीके से अलग अलग हैबिटेट्स जो हैं वो हमारे पूरे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लो हैबिटेट का तुम लोग। It is a locality along with the sum total of biotic and abiotic factors, along with the sum total of biotic and abiotic factors of that specific place, where an organism lives. Where an organism lives. ठीक है, जैसे कि
अगर हम लोग अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में बात करें तो पॉन्ड जो है वो एक हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। जो कोई सा भी ग्राउंड है या कोई सा भी मैदान है वो एक हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। डेजर्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो मिला करके क्या बना लेंगे, एक हैबिटेट बना लेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। अब कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है क्वाइट पॉसिबल है कि वो दो अलग अलग हैबिटेट्स में सरवाइव करने का तरीका सीख ले, ठीक है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं फिशेस का, ठीक है। कभी सुना है कि डॉल्फिन दो तरीके की होती है, एक फ्रेश वाटर में रहती है और एक सॉल्ट वाटर में रहती है, सुना है ना। जैसे कि हमारे यहाँ गंगा नदी में भी डॉल्फिन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग सी में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे तो वहाँ पे भी डॉल्फिन्स हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो हालांकि एक ही स्पीशीज़ है, लेकिन एक ने अपने आप को फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहने के लिए अडेप्ट कर रखा है और दूसरी ने अपने आप को मराइन हैबिटेट में रहने के लिए अडेप्ट कर रखा है। उसी तरीके से एक और फिश होती है, जो लोग फ़िश खाते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। हिल्सा के बारे में पता है किसी को? हिल्सा एक मछली का नाम होता है, ठीक है। किसी बंगाली से पूछना हिल्सा कौन सी मछली है, वो पागल होकर के सारी डिटेल्स बता देगा तुम लोगों को, ठीक है। हिल्सा जो मछली होती है वो बेसिकली बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब उसका ब्रीडिंग सीज़न होता है हिल्सा का। तो ब्रीडिंग सीज़न होने की वजह से उस टाइम पे ना हिल्सा जो होती है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, उसके अंदर जो मीट का कंटेंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ब्रीडिंग सीज़न होने की वजह से हिल्सा के अंदर उस समय जो फीमेल्स होती है उनके अंदर लार्ज नंबर में जो एग्स होते हैं वो भी उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी बंगाली को पूछना पागल हो जाएगा वो एकदम कूद। अब वो मैं देख के बता नहीं सकती क्योंकि मेरे को भी अभी तक समझ नहीं आया है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है मेरे को भी इतने साल में, ठीक है। बट इतना जानती हूँ कि बारिश के नहीं इतना, मतलब डिपेंड करता है मतलब अगर एकदम बेबी हिल्सा जो है, ठीक है, यंग अगर फिश है उसको अगर आप देखोगे उसका साइज़ छोटा रहेगा, ठीक है। और अगर बड़ी फ़िश के बारे में आप देखने के लिए जाओगे तो हिल्सा इतनी बड़ी बड़ी भी होती है, ठीक है। और छोटी मछली जो है वो ही 800-900 रुपये किलो में मिलती है। तो खुद सोच लो कि उसका मतलब प्राइस कितना हाई होता होगा बड़ी मछली का, मतलब 2500-3000 इतना किलो के भाव में उसका रेट जाता है। तो हिल्सा के बारे में जो बोल रही थी, हिल्सा जो है वो भी अपने हैबिटेट को क्या करती है, चेंज। जितेश और ऋषि चुप, ठीक है। तो हिल्सा जो है उसने भी अपने को दो अलग अलग हैबिटेट्स में रहने के लिए अडेप्ट कर रखा है। एक हिल्सा जो है वो समुद्र के पानी में भी होती है और एक हिल्सा जो है वो मीठे पानी में भी, यानी कि अगर आप पूरे बंगाल में देखोगे तो जो गंगा नदी बहती है, ठीक है, जिसको कि वहाँ हुगली कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे पूरे स्ट्रेच में हिल्सा की प्रॉपर खेती की जाती है, ठीक है, फिश फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो एक जो है वो फ्रेश वाटर के लिए अडेप्टेड है और दूसरी जो है वो मराइन वाटर के लिए, सी वाटर के लिए अडेप्टेड है, ठीक है। तो कोई भी हैबिटेट जो है, हर हैबिटेट में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और वहाँ के रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अडेप्ट करते जाते हैं, क्योंकि भाई उनको उसी हैबिटेट में रहना है, वहीं पर सर्वाइव करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कोई भी डाउट होगा तो उसको कल क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। राघवेंद्र।